खैर मकदम है आप सभी का बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। यूपी में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बाद पीएम मोदी और सीएम योगी का करिश्मा सिविक पोल्स में भी जनता के सिर चढ़कर बोला। 16 में से 14 नगर निकायों में बीजेपी के मेयर जीत कर पहुंचे, तो मायावती की बीएसपी ने पहली बार शहरी इलाकों में 2 नगर निकायों में जीत हासिल कर ली। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया। इस बार इन चुनावों के नतीजों को खास तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ की साख से जोड़कर देखा जा रहा था, इसलिए योगी ने इसके लिए मेहनत भी जी तोड़ की। उन्होंने इन चुनाव में प्रचार की शुरुआत 14 नवंबर को अयोध्या से की थी। एक महीने में सीएम योगी ने 26 रैलियां की। इस दौरान वो सभी 16 जिलों में गए जहां नगर निगम चुनाव हुए। 2012 में मेयर चुनाव में बीजेपी ने 12 में से 10 सीटें जीती थी। पीएम मोदी ने इसे विकास की जीत करार दिया, तो योगी ने सबका साथ सबका विकास का नारा फिर दोहराया। योगी कांग्रेस पर जमकर बरसे, कहा पार्टी का सूपड़ा साफ कर दिया। तंज कसा कि जो गुजरात जीतने चले थे वो अमेठी भी हार गए। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या यूपी के निकाय चुनाव के नतीजे गुजरात में रंग दिखाएंगे? इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यूपी के पहले इंतखाबी इम्तिहान में योगी हुए पास। यूपी लोकल बॉडी इंतखाबात में शहर शहर बीजेपी की लहर। क्या यूपी लोकल बॉडी इंतखाबात के नतीजे गुजरात में असर दिखाएंगे? उत्तर प्रदेश के बल्दियाती इंतखाबात में बीजेपी ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 16 शहर कॉरपोरेशंस में से 14 में मेयर ओहदे पर फतह हासिल कर ली है। वहीं पहली बार पार्टी सिंबल पर इंतखाब लड़ रही बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना दम दिखाते हुए अलीगढ़ और मेरठ मेयर की नशस्तों पर बीजेपी को शिकस्त दी है। रही बात समाजवादी की, तो पहली बार सिंबल पर इंतखाबी मैदान में उतरी अहम अपोजिशन समाजवादी पार्टी की, तो हर मेयर सीट पर समाजवादी पार्टी को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। वहीं एमआईएम और आप ने भी यूपी बल्दियाती इंतखाब में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। यूपी बल्दियाती इंतखाबात में बीजेपी की फतह के बाद रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इंतखाबात में मिली कामयाबी पर अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि यूपी हुकूमत को कामयाबी अवाम ने दी है। संगठन के अपने सभी पदाधिकारियों, प्रदेश के अध्यक्ष जी, प्रदेश संगठन महामंत्री जी, निकाय के प्रभारी और प्रदेश संगठन से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों के साथ साथ अपने मंत्रिमंडल के सही सहयोगियों को और विजयी श्री प्राप्त किए सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों समेत नगर निकाय चुनाव में विजय हुए सभी नगर प्रमुख, नगर पालिका और नगर पंचायतों के चेयरमैन और पार्षद पद के सभी प्रत्याशियों को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं। वहीं यूपी बल्दियाती इंतखाब में बीएसपी ने समाजवादी पार्टी से आगे निकलकर अपना खोया हुआ मकाम फिर हासिल कर लिया है। बीएसपी लीडरान का कहना है कि बीएसपी ने गांवों से निकलकर शहरों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी को एक जबरदस्त चुनौती दी है बीजेपी को, और हम ये भी कहेंगे कि हम इस मुकाबले में नंबर 2 और 1 होते रहते हैं, पर बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती जी के नेतृत्व में एक सशक्त विकल्प के तौर पर सामने आई है। बीजेपी का भी ग्राफ गिरा है। लोकसभा में जो चुनाव में उनके परिणाम आए थे वो विधानसभा में नहीं रहे, और जो विधानसभा में आए हैं वो अब नहीं रहे। तो हम ये कह सकते हैं आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में एक सशक्त विकल्प है और देश में एक बड़ी अहम भूमिका के लिए तैयार हो रही है। यूपी बल्दियाती इंतखाबात में समाजवादी पार्टी को जबरदस्त झटका लगा है। 16 कॉरपोरेशंस में हुए इंतखाबात में आधे में मेयर का इंतखाब लड़ने वालों की जमानत तक जब्त हो गई है। वहीं इस जबरदस्त हार ने अखिलेश यादव को मुश्किल में डाल दिया है। नगर निगम पे बीजेपी ने पूरा फोकस करके, ये नई बात नहीं, वो पहले से भी 20 बरस से नगर निगम में है। विषय ये है कि नगर पालिकाओं में क्यों नहीं जीत पा रहे हैं, नगर पंचायतें क्यों नहीं बीजेपी जीत पा रही, क्योंकि वहां बैलेट से वोट हो रहा है, बैलेट से चुनाव हुआ है। तो ये मशीन से जीते हैं
चुनाव से नहीं जीते हैं। ऐसा ही कुछ हाल कांग्रेस का भी है। यूपी बल्दियाती इंतखाबात में कांग्रेस को तीसरा मकाम मिला है। गुजरात इलेक्शन में जीत का ख्वाब देखने वाली कांग्रेस के लिए यूपी बल्दिया इंतखाब ने कांग्रेस के खीमे की हवा निकाल दी है। हाँ, भाजपा ने इतना अच्छा नहीं किया, हमने बढ़ोतरी की है। बीजेपी की जीत पर वजीर-आजम ने मुबारकबाद देते हुए कांग्रेस पर तंज कसा कि जो गुजरात जीतने चले थे वो अमेठी भी हार गए। अब सवाल ये है कि क्या यूपी में बल्दिया इंतखाब में बीजेपी के नताइज गुजरात में अपना असर दिखाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या निकाय चुनाव में जिस तरह से जबरदस्त जीत हासिल हुई है बीजेपी को, क्या ये जीत गुजरात में भी रंग दिखाएगी? इसी पर करेंगे बात। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ नवीन कुमार साहब मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन। यासिर जिलानी साहब राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की तरफ से संघ का रुख रखने के लिए हमारे साथ इस बहस में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मौलाना अतर दहलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र राजपूत साहब कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन मेरे साथ हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ हफीज गांधी साहब हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और जेपी शुक्ला साहब सीनियर जर्नलिस्ट लखनऊ से, वो भी हमारे साथ इस बहस में जुड़ेंगे। नवीन कुमार साहब, सबसे पहला सवाल आपसे। सबसे पहले जबरदस्त जीत की मुबारकबाद आपको, लेकिन साथ ही साथ क्या वाकई इस जीत को, यूपी के निकाय चुनावों में जीत को, गुजरात के विधानसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा सकता है क्या? क्योंकि तंज जो है वो ऑपोजिशन पर यूपी में गुजरात को लेकर कसे जा रहे हैं। समीर भाई, ये इस चुनाव को आप गुजरात ने देश से जोड़ करके देखा जा सकता। कारण यही है कि जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे थे तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लगातार ये चिल्ला चिल्ला करके कह रही थी कि देखिए आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा कि नगर निगम के जो नगर निकाय के नगर पालिका के चुनाव है उत्तर प्रदेश में, उसमें भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, नोटबंदी बेकार हो गई, जीएसटी से लोग दुखी हो गए, गरीब लोग बहुत परेशान है। इस तरह की बातें वो लोग क्या करते थे। लेकिन हम बार बार कहते थे कि देश के अंदर चाहे विमुद्रीकरण के बाद, नोटबंदी के बाद, गरीब लोगों का विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर बढ़ा है। जीएसटी से देश के गरीबों को, मध्यम वर्ग के लोगों को सीधा फायदा हुआ है, और इसका सीधा सीधा लोग समझ रहे हैं, जिनको फायदा वो समझ रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनको कष्ट है और वो नजर आता है, कष्ट वो बार बार नजर आता है, लेकिन उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। हम बार बार कहते हैं, आप हिमाचल के नतीजे को देख लेना, आप जो है गुजरात के नतीजों को देख लेना। मैं आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताता हूं। देखिए, अमेठी रायबरेली दोनों साफ हो गई। ये दूसरों की बात करते हैं, वो भी इसलिए साफ हो गई क्योंकि वहां की जनता को पता चला कि जब आप प्रधानमंत्री के समकक्ष इतने अधिकार पावरफुल हुआ करते थे, तो अमेठी के अंदर आप रायबरेली के अंदर जाकर के एक अस्पताल नहीं बना सके, एक जिला कलेक्टर का दफ्तर नहीं बना सके। आपने लोगों के विकास की बात केवल करी है, लेकिन विकास किया नहीं है। यही कारण है जो विपक्ष नकारात्मक भूमिका निभा रहा है, उसका कारण है कि देश की जनता ने उसको हाशिए पर खड़ा कर दिया। आने वाले समय में इनका ये खुद अपने लिए आत्मघाती है, क्योंकि नकारात्मक राजनीति नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी, इस बात का जवाब दीजिए। आज योगी आदित्यनाथ ने भी कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा, और वो तंज ये था कि आप चले थे गुजरात जीतने, अमेठी भी नहीं बचा पाए। जवाब कोई बहुत ज्यादा नहीं है, मैं तो 2-3 आंकड़े आपको दे देता हूं, वो नवीन जी के भी काम आएंगे, योगी आदित्यनाथ जी के भी काम आएंगे। पहला यह है कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो बूथ पर वोट डाला था, उस वार्ड का सभासद प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का हार गया। दूसरी बात, बस कौशाम्बी में उनके उप मुख्यमंत्री श्री गोरखपुर में 70 में से 70 जीते, 5 की 5 सीट। नहीं, नवीन एक मिनट रुकिए। अरे झूठ बोल रहे हैं यार, 70 में से 17 जीते, आपको शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? आर यू क्रेजी? पागल हो गए आप? 70 में से 17। अरे क्या बात है, आपको सुरेंद्र जी, अच्छा हम अरे पागल तो जनता ने आपको कर दिया, पहचान में करिए। तीखे अल्फाज सुरेंद्र जी, आप 0-0 पे आ गए, आप 0 पे, आपको मालूम है? थोड़ा सा कम से कम आंकड़ों आप तो 0 पर है। मैं थोड़ा सा सवाल का जमाने जब्त हो गई आपके लोगों की। इत्मीनान से कोई नाराजगी नहीं, कोई गुस्सा नहीं, आराम। अहंकार पे नहीं जाना चाहिए सुरेंद्र जी, अहंकार पे नहीं जाना चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए, आपको अच्छा लगेगा, ध्यान से सुनिए, अच्छा लगेगा। तीसरी बात,
7 नगर पंचायतों में गोरखपुर में 5 में भारतीय जनता पार्टी हार गई है। तीसरी बात, 658 मेयर, नगर निगम और नगर पंचायतों के चुनाव हुए थे, जिसमें 224 में भाजपा जीती है, बाकी सब में प्रतिपक्ष जीता है। ये अमेठी को लेकर के रो रहे हैं। आज की डेट में जनता का फैसला, अमेठी पहले भी हमारे पास नहीं था स्थानीय निकाय में, पहले भी प्रतिपक्ष जीता है। मुझे एक बात बताइए, आज हो रहे हैं, अब आप अलग अलग चुनाव लड़े आपने, आप प्रतिपक्ष अब सब एक हो जाइए। नहीं, अभी थोड़ा हंसिए मत, अभी आपको अभी और विश्लेषण की आवश्यकता है। 537 सभासद आपके जीते हैं, निर्दलीय 3,500। मतलब राजपूत जी सारा विश्लेषण कितने सारा चिंतन मनन आप बीजेपी को ही करा देंगे अभी भी? 16 में से आप भी कुछ चिंतन मनन करेंगे या नहीं? नहीं, राजपूत हम साहब तो चिंतन मनन करेंगे। बीजेपी तो जीत ही रही है, बीजेपी का पलड़ा भारी है। अभी भी आप सलाह दे रहे हैं कि वही चिंतन मनन कर ले ताकि अगली बार ये कभी भी पूरी हो जाए। सुरेंद्र जी, आप अपनी पार्टी के बारे में सोचिए ना, आप सत्ता में नहीं बीजेपी है, को सलाह बाद में दीजिएगा आप। हाँ, मैं उस पार्टी के बारे में भी कह रहा हूं। नवीन जी ने जितनी बातें कही, मैंने तो अभी उसका जवाब दिया है। नवीन जी को आईना दिखाया अमेठी की बात कीजिए ना, अमेठी की। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ जी अपना वार्ड हार गए हैं, ठीक है ना। अमेठी अब पहले भी हारे थे। राहुल जी को आईना दीजिए, मुझे मत दीजिए। वो उत्तर प्रदेश में आके गुजरातियों का अपमान करके उनको गधा बनाते आवश्यकता आने की। एक आदमी को ये नहीं पता कि गोरखपुर में 70 में से 17 जीते या 70 जीते हैं, उस आदमी को राष्ट्रीय स्पोक्स पर्सन बना रखा है। आपको जानकारी होनी चाहिए। गोरखपुर जैसी 16 में से 14 सीटें, आदमी को ये नहीं पता कि 17 सभासद 16 में से या 70 16 में से 14 शर्म वाली बात है। नगर पालिका के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं। आपके कितने नगर पालिका के अध्यक्ष की बात है कि हमारे लिए आपके लिए को ये नहीं पता है कि वो 70 देखिए राजपूत साहब, ये नेशनल चैनल है, बहुत ज्यादा हम इस डिबेट में ना जाएं कि किस वार्ड नंबर 17 पर इनकी जीत हुई, वार्ड नंबर 15 पर हमारी हो गई, हम इसमें नहीं जा रहे। हम मोटा मोटा ओवरऑल पिक्चर दे रहे हैं। ओवरऑल पिक्चर ये है, सुनिए सर, ओवरऑल पिक्चर ये है कि बीजेपी जीती है, बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। अब आप लोग चिंतन मनन करने के लिए तैयार हैं या नहीं है कि आपसे कुछ गलती हुई है, आपसे कोई कमी रह गई है, या अभी भी आप बीजेपी को ही कहेंगे और चिंतन के लिए? पेपर बैलेट चले हैं वहां 40% बीजेपी जीती है। हाँ ठीक है। हफीज गांधी साहब, ये बताइए, ये गुजरात रुक जाइए एक मिनट, और आप दोनों लोग जी। हफीज गांधी साहब, ये बताइए, आपको पता था ना, आपको पता था इस चुनाव का अंजाम क्या होने वाला था? जिस मतलब इतनी नीरसता से आप लोगों ने चुनाव लड़ा, इसकी वजह मैं जानना चाहता हूं बस। जबकि आपको पता था कि योगी आदित्यनाथ किस तरह से जगह जगह घूमकर रैलियां कर रहे हैं, कितने एक्टिव वो नजर आ रहे हैं, 26 रैलियां कर रहे हैं नगर निगम के चुनावों के लिए। उसके बावजूद भी अखिलेश यादव निकले ही नहीं, मायावती निकली ही नहीं, तो फिर हश्र तो यही होना था। यानी आप लोग तय करके बैठे थे अपनी हार। समीर साहब, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, समीर साहब पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जिस लैंडस्लाइड विक्ट्री की बात की जा रही है वो इतनी लैंडस्लाइड विक्ट्री नहीं है। नगर निगम में हाँ जरूर जो है 16 में से 14 बीजेपी ने पाई हैं, लेकिन अगर आप नगर पालिका और जो है नगर पंचायत का रिजल्ट देखेंगे तो बिल्कुल उल्टा है। बहुत कम डिफरेंस है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी या 50% बीजेपी कर लीजिए, 50% में बाकी सारी पार्टियां कर लीजिए। नीचे लेवल अगर इससे आप लोग सेटिस्फाइड है तो बहुत अच्छी बात है, बीजेपी के लिए बहुत अच्छी बात है। देखिए समीर, नहीं सेटिस्फाइड नहीं है कभी भी। देखिए ये किसी भी व्यक्ति का नेचर होता है कि वो सेटिस्फाई नहीं होता है, वो परफेक्शन की तरफ जाता है, वो ज्यादा से ज्यादा की तरफ जाता है। और एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते हमारी भी ये कोशिश रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पे विजयी हों और जीतें। आगे भी हमारे ये प्रयास रहेगा, आगे भी कोशिश नजर नहीं आई। लेकिन मैं इतना बता देना चाहता हूं कि जिस लैंडस्लाइड विक्ट्री की बात की जा रही है वो उतनी लैंडस्लाइड विक्ट्री है नहीं जितना दिखाने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 8 महीने से यहां पर शासन कर रही है, पिछले 3.5 साल से केंद्र में कर रही है, और इनकी पॉलिसीज पे अगर आप देखें तो जनता ने मत दिया है। और जनता ने जो ग्रामीण जो इलाके हैं, एक तरह से अगर आप देखें नगर पंचायत या नगर पालिकाएं एक ऐसे कस्बे हैं छोटे छोटे जहां पर डिमोनेटाइजेशन का फर्क पड़ा है, जहां पर जीएसटी का फर्क पड़ा है, और आज जनता ने इनको दिखा दिया है कि किस तरह से इनके खिलाफ वोटिंग की है। अब मैं आप एक
देखिए, अगर आप इलेक्शन को ये मानते हैं कि जनता ने आपको मान लिया है, तो फिर वो सारी नकारात्मक चीजें कहां जाएंगी? जैसे आपने बीआरडी में इतनी सारी मौतें हुई, फर्रुखाबाद में इतनी सारी चीजें हुई, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर आज बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। कल ही एक पत्रकार की कानपुर में मौत हुई है। बिजली के बिलों का जिस तरह से आपने एकदम से कर दिया, मैं समझता हूं कि चुनाव से पहले करते तो शायद जनता आपको जवाब देती, लेकिन आप निकलेंगे बाहर, कब रैलियां करेंगे? देखिए, हमारी जिम्मेदारी है। बाहर निकले, क्यों नहीं मायावती समीर साहब मानता हूं, क्यों नहीं बताया गया देश की जनता को? यही तो मैं कह रहा हूं, एक मजबूत विपक्ष जो होता है ना, वो डेमोक्रेसी में बड़ा जरूरी होता है। लेकिन आप लोग अपनी हैसियत ही भूल चुके हैं, ऐसा लग गया, ऐसा लग रहा है। आप नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हमने प्रिंसिपल स्टैंड लिया था कि हमारी मेंबरशिप हुई थी और हम इस लोकल चुनाव को अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते पर छोड़ना चाहते थे। हम इसका आकलन करेंगे कि जो हमारा प्रिंसिपल स्टैंड था वो कितना कामयाब हुआ, कितना नहीं हुआ, इसका हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर। लेकिन हमारा ये प्रिंसिपल स्टैंड था कि हमारी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वो इस चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हम अपने जो वर्कर है उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको हम नापना चाहते थे। ठीक है, यासिर जिलानी साहब, कुल मिलाकर विपक्ष की कमजोरी का फायदा उठा लिया आप लोगों ने। नहीं, देखिए, मैं इसको बहुत दूसरे तरीके से देखता हूं। हाँ। एक जो वहां की उत्तर प्रदेश की जनता को पिछले 8 महीने पहले जो एक मैंडेट एक सरकार को उन्होंने दिया था और इतनी बड़ी सरकार बनाई, उसके बाद वहां के जो मुख्यमंत्री हैं जिस तरह से उन्होंने एक विश्वास के साथ काम किया, जिस तरह से लोगों का विश्वास उनके अंदर जगा, हाँ। मुझे हैरानी होती है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दोनों प्रवक्ता शायद उनके नफ्स को समझ ही नहीं पाए। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता को कुछ ऐसी चीजें हैं जिसपे बहुत ज्यादा विश्वास हुआ। जो वहां का सचिवालय है, जो मुख्यमंत्री का कार्यालय है, वो भ्रष्टाचार मुक्त हो गया। वहां पे जो भ्रष्टाचार का बोलबाला था वो खत्म हो गया। नहीं, लेकिन वहां आज, पे सुन लीजिए, आज योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं ना, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका पिछले 8 महीनों में उनके जो विवादित बयान रहे, उससे तो कहीं ऐसा लगा नहीं। नहीं, माफ कीजिएगा, कहीं ऐसा नहीं लगा। लेकिन ये विपक्ष की कमजोरी है कि ऐसे बयानों को और उनके मकसद, उनकी मंशा को वो लोगों को बता नहीं पाए। आपके उस पॉइंट पे मैं तो ये कह रहा हूं, मैं आपके उस पॉइंट पे भी आऊंगा, लेकिन मैं जो लोगों का विश्वास था, सबका साथ सबका विकास, और जिस तरह से मोदी जी का सेंट्रल में एक रिफॉर्म परफॉर्म और जो एक लोगों का यकीन है वो जिस तरह से काम कर रहा है, वो इन पे भारी पड़ गया। इन्हें एहसास नहीं। अच्छा, देखिए, कांग्रेस के पास नेता नहीं रह गए। आप 80 का दशक देखेंगे तो कांग्रेस के पास नेता थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, वीर बहादुर सिंह थे, नेहरू थे, अरुण नेहरू, और भी कई बड़े नेता थे। आज के डेट में जो प्रवक्ता साहब बैठे हैं, आप बता दीजिए कि राज बब्बर को कौन उत्तर प्रदेश में एक्सेप्ट कर लेगा? कांग्रेसी, वो तो बाद में खड़े हो गए। तो कुछ बेसिक चीजों पे इन लोगों को ध्यान देना होगा। और ये इन सारी चीजों को कि इन क्या नगर पालिका में हम नहीं जीते। अरे, आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में बताइए कि आप कहां पे खड़े। भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा हुकूमत के वजीर आजम को जिस तरह से लोगों ने यकीन किया और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पे यकीन किया है, आज वो नंबर 1 पे खड़ी है, वो काम कर रही है, लोगों को यकीन दिलाया है। वहां पे देखिए, मैंने पहली बात कही, भ्रष्टाचार कम हुआ। वहां पे एक सुरक्षा का भाव लोगों के अंदर आया है। एक लोगों को लगता है कि जो मुख्यमंत्री है वो हमारा अपना मुख्यमंत्री, जो बात कहेगा वो पूरा होगा। पहले की सरकारों ने कहीं ना कहीं लोगों को धोखा दिया और बड़े पैमाने पे धोखा दिया, उनके साथ विश्वासघात किया। ये जो मौजूदा सरकार है, ये जो अपने कार्यक्रम जो बनाती है, यूपी के मुसलमान साथ आ गए ना योगी के। देखिए, योगी में भरोसा जता रहे हैं ना। आज मैं बताऊं, ये बताइए। हाँ, मैं आपको उसी में आना चाहता हूं। है या नहीं? ट्रिपल तलाक के मामले पे हाँ। इनके कांग्रेस के बड़े लीडरों ने अपोज किया, कपिल सिब्बल और सलमान खुर्शीद ने, वो समझ नहीं पाए। और आप यकीन करेंगे कि 5 जगहों से मेरे पास अभी तक जो जानकारी मिली है, वो घर की मुस्लिम औरतें निकल के भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। ये एक बदलाव है। ये उस वक्त भी नहीं समझ सके थे विधानसभा में, और ये अब भी नहीं समझ सके। और मुझे लगता है ये सारी चीजें गुजरात में बहुत भारी पड़ने वाली है और गुजरात में सरकार बनने की भारतीय जनता मौलाना देलवी, आपके एक्सपर्ट कमेंट्स की जरूरत है अब यहां पर। क्या वाकई ऐसा हुआ है कि मुसलमानों का भरोसा योगी के लिए बढ़ा है, या फिर हिंदू वोट बैंक जो है वो और कंसोलिडेट हो गया है? समीर, पहली चीज तो समझने की जरूरत है, जो निकाई यानी बल्दियाती इंतखाबात होते हैं जी, उसमें अपनी जो ज़रूरतें होती हैं और जो मकामी मसाइल होते हैं उन पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, और कहीं ना कहीं उसमें उन लोगों को चुना जाता है जो उनके करीब तर हों। हाँ। अगर आप देखिए, दिल्ली में शीला दीक्षित की हुकूमत के बावजूद दिल्ली के अंदर बीजेपी ने जो है वो लगातार जो है उसके अंदर अपने आप को ताल्लुक, दिल्ली की मिसाल है। तो मेरा कहना यह है, 2 चीज़ों को समझने की। पहली चीज़ तो योगी, जैसा आपने कहा,
अपने तमहीदी कलमात में योगी आदित्यनाथ ने इस चुनाव को खाली बल्दियाती निकाई चुनाव नहीं समझा, बल्कि उन्होंने ये समझा कि चूंकि उनकी हुकूमत में हो रहा है इसलिए उन्होंने भरपूर मेहनत की। 26 से ज्यादा रैलियां की। बिल्कुल। और जाहिरी बात है, जो कोई भी मामला हो, जो जीता वही सिकंदर होता है, क्या भले वो 1 वोट से जीते। बिल्कुल। कांग्रेस, सपा और बसपा की परेशानी क्या थी, खासकर सपा की परेशानी कि साहब ये तो बल्दियाती इंतखाबात में देख लिया जाएगा। बसपा ने भी ये सोचा। हाँ, मगर इसके साथ साथ नवीन कुमार जी को भी मालूम होना चाहिए, जो एक बुनियादी चीज है, अगर आप ये देखें कि एक तरफ 50% से ज्यादा तरक्कियात के साथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जो है एक तरीके में स्वीप तो नहीं कहूंगा उसको, लेकिन उन्हें एक बड़ी तादाद में सीटें जीती। 2012 में जब वो नहीं थे, योगी आदित्यनाथ नहीं थे, तब भी आपको समीर मालूम होगा कि 12 में 10 वो जीत चुके थे। आज सूरत हाल ये है कि सहारनपुर, देवबंद, इसी तरीके से वाराणसी, यहां पर मुकाबला अगर मुश्तरका अगर आप देखते तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी परेशानी थी, यानी वाराणसी में एक बड़ी चुनौती बन गई थी। हमारा कहना यह है कि इन इंतखाबात में किसने किसको वोट दिया, समीर, ये मुद्दा नहीं है। इन दोनों पॉलिटिकल पार्टी को समझना पड़ेगा, सपा और बसपा को, कि अब आप ये मत समझिए इंतखाबात छोटा हो या बड़ा हो, आपको आवाम के बीच में जाना पड़ेगा। यही तो, अगर आप नहीं जाएंगे बिल्कुल तो सही बुरे हालात आपके लिए हो सकते हैं। यही तो बात है, यही तो बात है, और जो कि समझा नहीं जा रहा। जेपी शुक्ला साहब, क्या आपको लगता है, क्या वाकई पिछले 8 महीनों में योगी सरकार का रिपोर्ट कार्ड इसके लिए जिम्मेदार माना जाए, या फिर ऑपोजिशन ने बिल्कुल ये मान लिया, ये मानकर बैठ गए कि भाई ये तो, इसमें तो बीजेपी की जीत होनी ही है, तो वो पहले से ही बैकफुट पर चल रहे थे, अपनी हार का इंतजार कर रहे थे, एक तरह से अगर सीधे अल्फाजों में कहा जाए तो? समीर, मेरे हिसाब से आप जो बात कर रहे हैं, दोनों ही बातें इसमें आंशिक रूप से सच हैं। ये बात जरूर है कि जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो किसी ने ये अंदाजा नहीं लगाया होगा कि इस चुनाव के बाद इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। अब जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हो गए और उनके कार्यकाल के इतने दिनों बाद ये चुनाव हुए, तो उनके लिए ये दांव, उनकी तो एक प्रकार से इज्जत दांव पर लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने मेहनत की। उनको ये दिखाना था कि विधानसभा का चुनाव तो आप नरेंद्र मोदी के नाम पे जीते हैं, और अगर इस चुनाव में जो भी रिजल्ट आएंगे इसमें सब मेरा और मेरी सरकार के द्वारा जो किए गए काम हैं, ये माना जाएगा कि इसकी वजह से ये जीत हो रही है। बिल्कुल, बिल्कुल, सीधे योगी की साख दांव पर थी। विपक्ष है, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी, ये भी ये समझ रहे थे कि ये इतनी जल्दी कुछ हम कर नहीं सकते। कोई भी सरकार आती है, जनता जब विश्वास किसी में व्यक्त करती है तो ऐसा नहीं होता कि आज विश्वास किया और कल उसको वापस ले ले। तो इस नाते से ये लोग आधे मन से काम भी कर रहे थे, और ये बात भी सही है कि इनको ज्यादा उम्मीद नहीं थी, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव के बाद इतने कम दिन बीते हैं कि इतनी जल्दी जनता का मूड बदलना बड़ा मुश्किल होता है। तो आपने जो दोनों बातें कही, वो दोनों बातें कहीं ना कहीं एक सीमा तक इसमें जिम्मेदार हैं। 10 सेकंड सभी एक चीज और है जो माननीय जर्नलिस्ट साहब कह रहे हैं, इसमें एक चीज समझने की बात है। मैं यहाँ इत्तेफाक इसलिए नहीं करता कि बसपा ने भी तो मेहनत की, भले मायावती नहीं आई, लेकिन बसपा ने निचले स्तर पे जाके कोशिश की, और अगर हम आप देखते हैं कि उसने जो कोशिश की उसका फल मिला। अब कांग्रेसियों के लिए चिंता की बात है, नहीं, सबसे बड़ा नेता अगर मैदान में नहीं उतरेगा तो कार्यकर्ताओं में वो मोराल तो बूस्ट नहीं हो सकता। इतनी सिंपल सी बात है। ये लोग बार बार टारगेट माननीय योगी आदित्यनाथ जी को कर रहे थे और कह रहे थे कि मुख्यमंत्री होके इतनी रैलियां कर रहे हैं। अरे आप भूल जाते हैं कि वो संगठन के कार्यकर्ता भी हैं, और अपने संगठन के लिए और पार्टी के लिए तो बहुत अच्छी बात है। कहां काम करेंगे? बिल्कुल सही बात है। विपक्ष को अब समझना पड़ेगा, क्योंकि अब इस तरह की राजनीति बदल गई। ये जो नए भारत के निर्माण में आप एसी कमरे में बैठ के अपने संगठन के कार्यकर्ता को चला नहीं पाएंगे। आप अगर नहीं संभलेंगे, इससे भी बुरा नतीजा आपके सामने आएगा और आप समीर, अगर हम इस चुनाव को लेकिन ऑपोजिशन पार्टियां जो हैं वो क्या सीख लेने के लिए तैयार हैं? अभी जो एटीट्यूड नजर आ रहा है मुझे नहीं लग रहा कि सीख लेने के लिए तैयार है कोई। समीर, एक बड़ी दिलचस्प बात ये है, मैं उसके बाद ये कांग्रेस के प्रवक्ता जवाब दें। इनके लिए चिंता की बात, ये मामला ये नहीं कौन जीता कौन हारा है। कांग्रेसियों ने तो ये मंथन की बात है कि जिस पंचायत राज को आप लेके आए थे, उसी पंचायत राज में आप सबसे निकम्मे साबित हो रहे हैं। इसका मतलब बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, टारगेट मत करिए, एक छोटा सा ब्रेक ले लेंगे। ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी वहां जीती है, आप उसे एक्सेप्ट करें। बिल्कुल, बिग पिक्चर की हम बात कर रहे हैं इस वक्त। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर, और ब्रेक के बाद जीएसटी का भी जिक्र होगा, क्योंकि जीएसटी लागू होने के बाद इस चुनाव को एक तरह से यूपी में रेफरेंडम भी माना जा रहा था,
उसका कितना असर पड़ा है और क्या वाकई, क्योंकि गुजरात एक ट्रेडर स्टेट माना जाता है, वहां पर जीएसटी का असर हमें अभी देखना है। इस लिहाज से भी एक बात होगी कि इसका कितना असर पड़ा, क्या वाकई लोग नाराजगियां भुला चुके हैं जीएसटी की। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हो रहे हैं हाजिर तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तो क्या यूपी के निकाय चुनाव के नतीजे गुजरात में रंग दिखाएंगे? यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, जीएसटी लागू होने के बाद लोग बड़े नाराज हैं, व्यापारी खफा हैं बीजेपी से। अगर कोई चुनाव होगा, उन्हें जरा कहीं भी मौका मिलेगा तो वो इसका बदला लेंगे। ये लगातार बात कही जाती रही ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ से। अब आप इसे क्या मानेंगे? क्या वो सारी नाराजगियां जो हैं वो हवा हो चुकी हैं? देखिए, स्थानीय निकाय के मुद्दों पर, जैसे अभी जेपी शुक्ला जी ने भी कहा और बाकी हमारे साथी और भी कह रहे थे, स्थानीय निकाय के मुद्दे स्थानीय होते हैं, गली पनारे के चुनाव होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि स्थानीय निकाय में जो छोटा व्यापारी है, यानी छोटा व्यापारी जहां पर जाता है, जो छोटी जगह हैं, उन जगहों पर अगर आप देखेंगे तो अपेक्षाकृत भाजपा को कम सफलता मिली है। 325 की आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी 48 2012 की भाजपा नहीं है। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी शहरी वोटर्स में बड़े व्यापारी भी तो शामिल थे ना। अरे भाई, बड़ा मसला है। हाँ, बड़े व्यापारी को कोई नुकसान नहीं है जीएसटी से। बड़े व्यापारी को एक नए पैसे का नुकसान नहीं है। अडानी को, अंबानी को और जो बड़े व्यापारी हैं, इनको तो लाभ है जीएसटी से। जीएसटी से तो कमर छोटे व्यापारी की टूटी है। और टाउन एरिया कमेटी में जो रिजल्ट आए हैं, अगर आप उसको देखेंगे तो निश्चित तौर पर जीएसटी का जो भी थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ना है, वो उस जगह पर प्रभाव पड़ा है। लेकिन अब आपका जो बड़ा सवाल है गुजरात के लिए, मैं आपको बहुत एक बात स्पष्ट रूप से जिम्मेवारी से कह दूं कि इससे पहले चंडीगढ़ नगर निगम का चुनाव जीत गए थे। यहां पर नगर निगम के चुनाव, निकाय के चुनाव से गुजरात के चुनाव का क्या मतलब है? गुजरात में बेरोजगारी एक समस्या है, किसान की प्रॉब्लम दूसरी समस्या है, किसान की उपज दूसरी समस्या है, वहां के व्यापारी सड़क पर हैं वो तीसरी समस्या है, वहां का नौजवान चौथी समस्या है, वहां का विकास पांचवी समस्या है। उससे उत्तर प्रदेश का क्या लेना देना? अच्छा, यहां पर इतने विद्वान प्रवक्ता आकर के बैठ जाते हैं कि वो कहने लगते हैं कि साहब अमेठी का विकास अब गुजरात में होगा। अमेठी के गुजरात से क्या लेना देना है? मुझे लगता है नवीन का सिग्नल फ्रीज हो गया। अमेठी में हमारे साथ लोकसभा लड़ी है, जो जीतेगा वो लोकसभा जाएगा। लेकिन नवीन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लेकिन गुजरात में जो सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बता, नवीन आपके ऑडियो में प्रॉब्लम है, आपके ऑडियो में प्रॉब्लम है। मैं आऊंगा आपके पास, मैं आपके पास आऊंगा। यासिर, ये क्या कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश की जा रही है? अब आप लोग निकाय चुनाव जीत गए, कहां निकाय चुनाव यूपी का और कहां गुजरात के विधानसभा चुनाव? मुद्दे अलग, चुनाव अलग। आप लोग सिर्फ इसलिए मिला रहे हैं क्योंकि यहां पर आप जीत गए? नहीं, हम नहीं मिला रहे। देखिए, अभी भी जब बात शुरू हुई है इस डिबेट में भी, तो कांग्रेस के प्रवक्ता श्रीमान जो हैं वही लेके आ रहे हैं। हाँ। अभी आप देखिए, कल जो जीडीपी की जो तिमाही रिजल्ट आया है वो 5.7 से 6.3 बढ़ा है। तो इसके लिए आप खैर मकदम करें भारत के प्रधानमंत्री का। आप देखिए, मूडीज ने आपको 13 साल के बाद आपकी रैंकिंग सुधार दी। एसएनपी ने आपको अगर बढ़ाया नहीं तो घटाया नहीं, इक्वल रखा है आपको ईज एंड डूज ने भी आपका पायदान, उन्होंने भी आपके पायदान को सुधारा है। तो ये सारी चीजें आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते। आपको लगता है कि सिर्फ हम ये बात कहें कि मुख्यमंत्री कितनी रैलियां कर रहे हैं, प्रधानमंत्री और पूरे नेता गुजरात में लगे हुए हैं, तो भाई वो उनके कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उनके संगठन के, वो लगेंगे। लेकिन आप बेसिक चीजों से आप लोग पीछे हट रहे हो। आप अपने यहां आत्ममंथन करने की जरूरत है कि आपके किसी नगर पालिका में आपका खाता भी नहीं खुला है। हम उसको रिलेट नहीं कर रहे। हमारा तो एक पैमाना है और मौजूदा सरकार का पैमाना है विकास। विकास पे तमाम जगहों पे चुनाव लड़ा गया। विकास पे उत्तर प्रदेश में 300 से ज्यादा सीटें आई। विकास के ऊपर हम जो चुनाव लड़ा था, हमने हरियाणा में ठीक है। यासिर, गुजरात नवीन आ गए हमारे साथ। नवीन ये बताइए आप लोग सारे नेशनल इश्यूज गिना रहे हैं, लेकिन योगी सरकार का 8 महीने का जो कार्यकाल रहा है, उसमें उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो ये कहा जा रहा है कि भाई विकास के नाम पर यह जीत हासिल हुई है? ये भी तो बताइए ना। बिल्कुल ठीक कहा।
समीर भाई मुझे एक बात बताइए, पिछले 8 महीने से जब से योगी जी सरकार में आए तब से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या बसपा जितने विपक्षी दल हैं लगातार योगी जी को कोस रहे थे, मोदी जी को कोस रहे थे, कहते सरकार ने कुछ किया नहीं, जब से आई है तो कुछ हुआ नहीं। आज लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता तो जानती थी ना जी, 22 करोड़ जनता इस बात को जान रही है कि योगी आदित्यनाथ किस प्रकार से काम कर रहे हैं। उन पर आरोप लगाने के अलावा कुछ किया नहीं। जिस प्रकार से आप जो नेशनल पॉलिसीज में जब नरेंद्र भाई मोदी ने पिछले 3 वर्षों में जो काम किया और जो जमीन पे आने लगा है वो काम नजर आने लगा है, तो इनको कष्ट होने लगा कि क्यों हुआ। और यही कारण था कि जब पूरे चुनाव में ये लगातार कहते रहे कि उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है, सुपड़ा साफ होने वाला है, यही हालत गुजरात में होगी, यही हालत हिमाचल में होगी, ये लगातार गाते रहे। जैसी नतीजे आए हैं अब ये कहने लगे इसका गुजरात से क्या लेना देना है। हर चुनाव का पूरे देश से लेना देना होता है। अगर निकाय मजबूत नहीं होती तो देश मजबूत नहीं होता, निकाय मजबूत नहीं होंगी विधानसभा मजबूत नहीं होगी, विधानसभा मजबूत नहीं होगी तो देश केंद्र मजबूत नहीं होगा, केंद्र नहीं होगा तो राष्ट्र नहीं होगा। शायद कांग्रेस की समझ में नहीं आता होगा लेकिन हम समझते हैं और हम बार बार इस बात को कहते हैं कि जिस प्रकार से हम निकाय मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि असली डेवलपमेंट वही है नीचे नीचे लेवल पे। कांग्रेस के प्रधानमंत्री तो 1 रुपया भेज के 15 पैसे नीचे भेजा करते थे, हम 1 रुपया भेजते हैं तो 100 पैसे नीचे जाते हैं। इस बात की सबकी समझ में आती है, यही कारण है गुजरात में इनका सफाया होने वाला है। हफीज गांधी साहब मानेंगे आप और मानेंगे इस बात को आप? अब इससे पहले कांग्रेस ने कहना शुरू कर दिया, कांग्रेस ने कह दिया कि जो ब्लैक मनी यूज कर रही है बीजेपी, आपने लगातार प्रधानमंत्री का अपमान किया, देश के प्रधानमंत्री का अपमान देश की जनता पूरे देश पर असर डालता है, समझ लीजिए आप। अब आप सोच लीजिए मुकाबला किससे? बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं एक आंकड़ा देना चाहूंगा। अभी इस इलेक्शन में, निकाय के इलेक्शन में, योगी जी ने एक स्पीच में कहा एक जगह कि हमने 11 लाख मकान प्रधानमंत्री योजना में बना दिए हैं। जिस प्रदेश के अंदर इनकी पॉलिसीज की वजह से मोरंग नहीं मिल रहा है, रेत नहीं मिल रहा है, तो 11 लाख मकान आपने कहां से बना दिए? इसी तरह का इन्होंने आंकड़ा एक और दिया कि जो भूमाफिया हैं, हमने 1,53,000 भूमाफिया चिन्हित किए हैं। और यही स्टेटमेंट योगी जी का मई में आया था, 19 मई को यह स्टेटमेंट आया था। यानी कि 5 महीने तक योगी जी चिन्हित करके इंतजार करते रहे ताकि निकाय के चुनाव में इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकें। और उन्होंने कहा कि हम 1,53,000 भूमाफिया के खिलाफ इलेक्शन के बाद एक्शन लेंगे। तो ये इनकी कथनी और करनी में बहुत ज्यादा फर्क है। 8 महीने के अंदर कोई काम नहीं हुआ। का काम जनता के बीच जाकर, सिर्फ डिबेट पर आकर कहने से नहीं काम चलेगा ना, जनता के बीच जाकर वो बताना पड़ेगा ना कि 8 महीने में अगर वाकई आप जो कह रहे हैं आप भाई साहब चुनाव खत्म हो चुके हैं, उत्तर प्रदेश के परिणाम आ चुके हैं, अब तो समझ लीजिए अहंकार जो नतीजे हैं ये साफ जाहिर कर रहे हैं ना कि आप लोग नहीं बता पाए जनता को। ये मानेंगे नतीजों का सम्मान है, नतीजों का सम्मान है, इनका आदर करते हैं। और हम अपनी कमी भी मानते हैं कि जो जनता तक हमें पहुंचानी चाहिए थी बातें, हम उसको नहीं पहुंचा पाए और आगे इसकी कोशिश करेंगे। देखिए हार जीत इलेक्शंस में लगी रहती है, लेकिन हार जीत का मतलब नहीं है कि हम पूरे का पूरा डिमोरलाइज हो जाए और आगे की काम ना करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देलवी साहब देखिए इसमें समीर मैं फिर कह रहा हूँ, चूंकि हम यहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा बात कर रहे हैं कि रुझान क्या, सूरत हाल क्या बन गई। राजपूत साहब मैं आ रहा हूँ, देलवी साहब खत्म कर लें, मैं आ रहा हूँ आपके पास। मैं नवीन से भी एक बात बड़े अदब से कहना चाहूंगा। आपको जीत की बहुत बहुत मुबारकबाद और मुझको उम्मीद है कि इस जीत के साथ साथ, हर जीत के साथ हम लोगों को नए नए तरीकों से हम तज्जियात करते हैं। धन्यवाद। देखिए 2014 के इंतखाबात में नरेंद्र मोदी जी की जो जीत थी वो अपने आप में एक तारीखी जीत थी, लेकिन दिल्ली पे ऐसा नहीं डाल सके वो। और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जिस सूरत में हमारे सामने है, बिहार में वो नहीं डाल सके हैं। हमारा कहना यह कि हर जीत, हर तरीके के साथ आवाम का रुझान और फैसले बदलते रहते हैं। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल थे, लेकिन जब निकाय चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी वहां जीत गई है। अब इसमें 2 चीजों को देखने की जरूरत है। योगी आदित्यनाथ ने अगर अच्छा काम किया है, लोगों ने उनको मैंडेट दिया। जहां तक गुजरात की ताल्लुक है, मैं गुजरात के ताल्लुक से नवीन जी से एक बात कहूंगा, अगर योगी आदित्यनाथ के काम की वजह से आपको वोट मिला है तो गुजरात में बीजेपी को मंथन करना चाहिए कि जिस गुजरात मॉडल के नाम पर 2014 का चुनाव आपने जीता था, आज इस चुनाव में कम से कम 2014 का मॉडल खत्म हो गया है। अब हम लोगों के कुर्ते उठा के जनीब पूछने शुरू कर दिया है, हम लोगों को सर्टिफिकेट बांटने शुरू कर दिया है। मेरा कहना है कि तरक्की के नाम पर सबके साथ सबके विकास का मतलब यह है कि गुजरात मॉडल जिसके नाम पर आप गलत बात कर रहे हैं, हम नहीं कह रहे। गुजरात उसी मॉडल के नाम पर जीता जाए। सुन लीजिए, आप तो परिणाम पे आ गए। राहुल गांधी को इसका जवाब नहीं दीजिए। गुजरात में राहुल गांधी ने अपने आप को बताया कि वो गैर हिंदू है, ये हमने बताया। सियासत करिए उसी मॉडल के नाम पे जहां से आप यहां तक पहुंचे हैं। वो हफीज गांधी की बात है, मैं इनसे एक बात कहूंगा,
ये हम कर रहे हैं क्या? आज भी एक्सप्रेस वे पे खड़े होकर सेल्फी लेके फोटो खींच के बताते हैं समीर भाई हमने मुझे ये काम करा है। आज जो है मेरे बाप नेता मिले, उन्होंने अब कहा आप क्या कि हमारे ये करके बताइए। आवाम उनको 30 सेकंड सुनती है जो आवाम के बीच में रहते हैं और आवाम की समस्याओं को सुनते हैं, कि आवाम के साथ मिलकर बैठते हैं। हाँ। इसलिए मेरा कहना है गुजरात हो या उत्तर प्रदेश हो या आइंदा आने वाले चुनाव हो, जो आवामी मुद्दों को उठाएगा और आवाम के बीच में रहेगा वही जीतेगा। हाँ, क्या योगी हो या कोई भी हो। नवीन, ये बातें इसीलिए कही जाती है ना, जब आप चुनाव जीतने के बाद विकास और सबका साथ सबका विकास जैसी बातें करते हैं तो लोग पलट कर आपसे पूछेंगे ना कि चुनाव प्रचार के दौरान आपने क्या किया था। जैसे मान लीजिए आप गुजरात कल को चलिए जीत जाते हैं, मैं आपकी बात मान लेता हूं, तो कल को लोग पलट कर पूछेंगे ना कि आपने देखिए राहुल गांधी के मजहब का मुद्दा उठा दिया था, राहुल गांधी के मजहब को आप ले आए थे, फिर उन्हें जनेऊ दिखानी पड़ी थी अपनी, इसलिए आपने लोगों को पोलराइज करके ये वोट दिया है। पूछेंगे लोग आपसे। मैं आपको एक बात बताता हूं, हमने नहीं ये पोलराइज करके नहीं लिया। आप समझ लीजिए कि हमने अपने 22 साल गुजरात का हिसाब दे रहे हैं, दिल्ली में 5 साल हम केंद्र में रहे उसका भी हिसाब देंगे। कांग्रेस बेशक 70 साल का हिसाब ना दे, लेकिन मैं आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। आज कांग्रेस से एक बड़े नेता मिले किसी कॉन्क्लेव में और वो बात करते करते, हालांकि उन्होंने मजाक में ही कही होगी मुझे लगता है, बट उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे नेता जनेऊधारी वैसे ही है जैसे जोली एलएलबी फिल्म आई थी उसमें जनेऊधारू इकबाल कादरी बनकर के कोर्ट में पेश हो गए थे। हो सकता है मजाक में कह रहे हो, लेकिन राहुल गांधी ने अपने आप को गैर हिंदू बताया, हमने थोड़ी कहा था भाई बताओ। अब वो जनेऊधारी बता रहे हैं, वो बता रहे हैं, हमने तो नहीं कहा कि तुम बताओ भाई। अगर उनकी माताजी को नेपाल के अंदर पशुपतिनाथ मंदिर में घुसने नहीं दिया तो इसके अंदर हमारी कमी थी क्या? जिसके बाद उन्होंने राजीव गांधी ने वहां पर नेपाल का पानी और तेल और नमक बंद कर दिया, ये उन्होंने किया था। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, आज राहुल गांधी मंदिर मंदिर भटक रहे हैं। कम से कम नरेंद्र मोदी जी की सरकार के आने के बाद वो 23-24 मंदिर तो चले गए, इससे पहले तो कभी गए भी नहीं थे। कभी कभी अगर किसी कहीं गए होंगे तो गए होंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये बातें हम पिछली डिबेट में कर चुके हैं। जेपी शुक्ला साहब, जेपी शुक्ला साहब जानेंगे, जेपी शुक्ला साहब, क्या बीजेपी के ट्रैप में फंस गई क्या कांग्रेस कि आके ये बताना पड़ रहा है राज बब्बर साहब को कि भाई अमित शाह जो है वो क्या हिंदू हैं क्या, वो तो जैन ही है। तो क्या ये ट्रैप में फंस रही है क्या कांग्रेस पार्टी? देखिए समीर, पिछली बार जो चुनाव हुआ ये बात सही है, उत्तर प्रदेश का चुनाव यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर पोलराइजेशन हुआ, ये बात सही है। और पोलराइजेशन इस सीमा तक हुआ कि यहाँ पर एक स्टेज ऐसी भी आई जबकि ऐसा माना जाता था कि माइनॉरिटीज के अंदर एक इनसिक्योरिटी की भावना पैदा हो गई है। तो अब कहीं न कहीं कांग्रेस के दिमाग में या दूसरी पार्टियों के दिमाग में ये बात है कि अगर इस कहीं पर इन्होंने हिंदू मुस्लिम इस प्रकार से चुनाव का रंग दिया, भाजपा जीती बारी तो क्योंकि हिंदू मेजोरिटी में है तो इसमें हमारे लिए खतरा पैदा हो सकता है। तो इस नाते से इस नाते से ये इस प्रकार का इंप्रेशन एक समय पर गया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में ये बात जरूर है कि वो अब ये इसको तोड़ना चाहती है और तोड़ने का तरीका कांग्रेस के अनुसार यही है कि हम ये पूरा का पूरा जो हिंदू वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ न जाए, इसमें हम जो हमारे पर जो सूडो सेकुलरिज्म का जो आरोप लगता रहा है, इस छवि से बाहर निकलकर हम अपनी ऐसी छवि बनाएं जिसमें ये लगे कि नहीं हम केवल सुरेंद्र राजपूत जी करते, तुष्टिकरण का जो आरोप हमारे खिलाफ है ये आरोप गलत है और हम वास्तव में अपनी बुरी हालत देख आप सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बात कांग्रेस के दिमाग में है। हाँ बिल्कुल राजपूत साहब, समीर, क्या ऐसा है? स्पष्ट रूप से बता दें कि ना हम सॉफ्ट ना हम हमेशा कट्टरवादिता का विरोध करते हैं। धर्म हमारे लिए एक निजी विषय है और निजी उपयोग का विषय है। धर्म हमारा जो है हम अपना निजी रूप से जानते हैं, अपने कमरे में करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरीके से ना तो हम धर्म के नाम पर व्यापार करते हैं, ना ही राम के नाम का व्यापार। मिजोरम में राजीव गांधी तभी कहकर के आए थे कि कैथोलिक जो है क्रिश्चियन के अनुसार से इसका राज्य की स्थापना करेंगे। नवीन एक मिनट बोलने देना सबको। देखिए राजपूत साहब, लेकिन आपको बताना पड़ा ना कि राहुल गांधी एक जनेऊधारी सनातन ब्राह्मण है। अब आप अमित शाह के रिलीजन पर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल बताया
जब भारतीय जनता पार्टी ने इस कुत्सित तरीके से गुजरात में विकास के अलावा नॉन इश्यूज को चढ़ाना शुरू किया तो निश्चित रूप से हमें बताना पड़ा और हमने बताया कि हमारा निजी आस्था का विषय है और हम ऐसे ये हैं। तो इसमें हमने कुछ भी गलत नहीं किया। उसके बाद भी उसका कोई प्रचार प्रसार नहीं किया। यहां पर प्रश्न ये उठते हैं कि गुजरात में चुनाव आप हमारे जनेऊ के ऊपर लड़ रहे हैं या विकास के ऊपर लड़ रहे हैं? गुजरात में चुनाव अपने 22 साल के शासन के ऊपर लड़ रहे हैं या हमारी धर्म और आस्था के ऊपर लड़ रहे हैं? आप पशुपति नाथ के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं या आप आज की डेट में गुजरात की सड़क के गड्ढों पर लड़ रहे हैं, गुजरात के व्यापारी की परेशानी पर लड़ रहे हैं या किसान की फसल के उपज के उचित मूल्य पर लड़ रहे हैं? आपको यह तय करना पड़ेगा। अगर आप हमारी निजी आस्था के ऊपर प्रश्न उठाएंगे तो निश्चित तौर पर निजी आस्थाओं के ऊपर प्रश्न उठाने वाले लोगों को जवाब गुजरात की जनता अपने आप देगी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने गोल पोस्ट चेंज कर रही है, जिस तरीके से लगातार वहां पर अपने गोल पोस्ट और उद्देश्य चेंज कर रही है, उससे कहीं ना कहीं एक चीज आती है स्पष्ट रूप से समझ में कि भारतीय जनता पार्टी वहां हताश और निराश हो चुकी है। तभी स्थानीय निकाय के चुनावों को वो गुजरात में ले जाना चाहती है, अमेठी को गुजरात में ले जाना चाहती है, वो कौशाम्बी की हार को गुजरात में नहीं ले जाना चाहती, वो योगी आदित्यनाथ के अपने वार्ड की हार को गुजरात में नहीं ले जाना चाहती। नहीं राजपूत साहब लेकिन 8 महीने में अगर योगी सरकार इतनी नाकाम रही है तो आपकी बातों पर लोग भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे? निकाय चुनाव के जो नतीजे हैं वो तो बिल्कुल ये साबित करते हैं कि भरोसा नहीं कर पा रहे लोग। बिल्कुल पूरी तरीके से सहमत हूं समीर। हम शायद उनको ये भरोसा देने में नाकाम रहे हैं कि स्थानीय निकाय के चुनाव में या स्थानीय निकाय की सरकार में अगर हम आएंगे तो हम इन लोगों से लड़ पाएंगे। ये लोग ये बताने में कामयाब रहे कि अगर नीचे भी सरकार हमारी होगी और ऊपर तो हमारी सरकार है ही है तो हम आपका विकास तेज करेंगे। अब हमारा काम वॉचडॉग की तरीके से है कि ये लोग इस काम को तेज करें। और मैं नवीन जी से हमारी सरकार है गुजरात में तो फिर हमारी होनी चाहिए। नवीन जी अब तो आपके पास स्थानीय निकाय की भी चुनाव है, राज्य की भी चुनाव है। अब क्या आप 74वां संशोधन मेयरों के लिए लाएंगे उत्तर प्रदेश में? मेयरों को उनके अधिकार देंगे? अगर आप अधिकार देंगे तो निश्चित तौर पर राज्य और स्टेट तरक्की करेगा और शहर तरक्की करेगा। 74वें संशोधन पर आपका क्या विचार है? ठीक है उस पर भी आएंगे, नवीन से जवाब लेंगे। लेकिन हफीज सिद्दीकी साहब, क्या अब यह मन बन रहा है इन नतीजों को खास तौर पर देखने के बाद कि अगला जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें बीजेपी वर्सेस ऑल होगा, आप लोगों को साथ आना पड़ेगा तभी आप मुकाबला कर पाएंगे? क्या यह एक मन बन रहा है इन नतीजों के बाद? उसके बाद मैं नवीन के से जवाब लूंगा इसका। ये सवाल किससे है सभी साहब? हफीज गांधी साहब आप ही से। ये सवाल किससे है? आप ही से है। अच्छा ओके। मैं समझता हूं कि देखिए पहले भी हमारी पार्टी ने इस तरह के संकेत दिए हैं कि जो भी लाइक माइंडेड पार्टीज हैं और जिनका संविधान में विश्वास है और जो कानून के हिसाब से चलते हैं तो उनके साथ हम आना चाहते हैं। हमारी इस तरह की कोशिश भी है और हम चाहते हैं कि 2019 के लिए एक लाइक माइंडेड कोई अलायंस बने। हम पूरी तरह से इसमें सहयोग करने के लिए तैयार हैं। ठीक है नवीन कुमार साहब आप जवाब दीजिए। तो कुल मिलाकर आप भले ही निकाय चुनाव जीत गए हैं लेकिन एक बड़ा खतरा जो है वो अब आपके सामने खड़ा हो गया है 2019 के लिए। अब सारे साथ मिलकर आएंगे, मिलकर लड़ेंगे आपसे और मात देंगे आप। समीर भाई मैंने क्या कहा आपको, देखिए ये तो बात तो सत्य है और खतरे से लड़ने की ताकत जिसके पास होती है उसी के सामने खतरा खड़ा होता है, किसी और के सामने खड़ा नहीं होता। और आज कांग्रेस सपा बसपा और जितने भी दल एक साथ हो रहे हैं वो इसलिए नहीं हो रहे हैं कि उनको कोई मिलकर के कोई विकास कर रहा है, कि उनकी कोई भावना, इनकी कोई सोच, इनकी कोई राजनीतिक सोच एक है, ऐसा नहीं है। सबके अलग अलग है। ये इसलिए एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने कुकर्म करे हुए हैं, इतने घोटाले किए हुए हैं, इतने पाप किए हुए हैं, कहीं वो खुल ना जाए, कहीं ऐसा ना हो कि इन सबको सामना करना पड़े। उस डर के कारण एक साथ इकट्ठे हो जाए क्योंकि देश की जनता जानती है कि देश का विकास किसके हाथों में। आज पूरे विश्व में भारत का सम्मान बढ़ा है, पहले कभी नहीं बढ़ा। कांग्रेस के समय में तो आपको मालूम है प्रधानमंत्री का लाया हुआ अध्यादेश उनके युवराज सड़क पे फाड़ दिया करते थे। मैं उनकी बात ही नहीं करता हूं, छोड़ दीजिए, उनके विषय में बात करना ही बेकार है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, आज देश के प्रधानमंत्री जब जाते हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जाते हैं तो पूरा विश्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक साथ सम्मान करते हैं।
पहले जब हमारे प्रधानमंत्री जाया करते तो अपमान होता था, स्वागत नहीं हुआ करता था, लेकिन हम उसको नहीं कहना चाहते हैं क्योंकि भारत आगे की तरफ। अब आप देखिए फिर आप पीएम नरेंद्र मोदी पर पहुंच गए। बार बार बात हो रही है यूपी के निकाय चुनावों की, आप पहुंच रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी पर। ये गरीबों की सरकार है, ये मध्यम वर्ग योगी आदित्यनाथ का भी तो कुछ बताइए कि उन्होंने क्या किया पिछले 8 महीनों में। मैं से वेट कर रहा हूं, जिसका सम्मान बढ़ा है वो नहीं बता रहे आप। देश की जनता का नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ रहे थे, क्या निकाय विश्वास अगर किसी का है तो नरेंद्र भाई मोदी की सरकार पर विश्वास है। समीर तो निकाय चुनाव तो जीते ना भाई, ठीक है, तो योगी जी ने सुनिए अपनी बात रखे, मैं 2 बातें कहूंगा। पहली चीज मैंने जैसे कहा, नवीन जी आपको मुबारकबादी के साथ मैं एक बात कह रहा हूँ, हम जीत में हो लेकिन हमको हमेशा कुछ चीजों को रखना चाहिए। जो बुनियादी तौर से हमारा कहना ये, किसने क्या करा उसको छोड़ दीजिए। नरेंद्र मोदी हो या इंदिरा गांधी, दोनों देश के प्रधानमंत्री हैं, और जिस तरीके से विकास के नाम पर नरेंद्र मोदी जी की हम इज्जत करते हैं, ये भी आपको मानना पड़ेगा कि भारत के भूगोल और इस पूरे जोग्राफिया को बदलने वाली अकेली इंदिरा गांधी भी थी, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे थे, सिक्किम को भारत के साथ मिलाया था, ये भी याद रखिए। दूसरी चीज, अगर आप आलोचना की बात करेंगे तो आज ही जब वो राष्ट्रपति तब भी, और आज जब वो राष्ट्रपति नहीं है, बराक ओबामा ने आज जो तबसरा करा है उस पर मैं यहाँ चर्चा नहीं करना चाहता उन्होंने क्या कहा। मेरा कहना, योगी आदित्यनाथ को अपने काम के नाम पर वोट मिला है। दूसरी चीज, अगर काम के नाम पर देखिए मिला, यानी यूपी का भरोसा भी कायम है। नहीं, लेकिन एक चीज हो, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को सीएम की कुर्सी तो प्लेटर में सजाकर मिल गई थी। अब ये 8 महीने में उन्होंने अपने कामों से साबित किया, तभी तो जनता ने वोट दिया ना। मैं ये मान रहा हूं, क्या ऐसा है? एक चीज और भी, एक चीज समीर, एक चीज और भी, एक चीज दिलचस्प बात यह है कि जो संजय बालियान या जो अलग अलग मुजफ्फरनगर के लोग थे, उनके लिए बुरी खबर ये, कट्टरवाद के नाम पर किसी हिंदू ने वोट नहीं दिया। पूरे मुजफ्फरनगर के अंदर निर्दलीय जीत के आ गए हैं। यहां तक कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी, मेरठ के जो बड़े दिग्गज नेता थे, वो जो भाजपा की अंदरूनी कला थी, मेरठ में फिर देखने को मिल गई है। इसलिए मेरा कहना यह, निकाय मुद्दों के अंदर योगी आदित्यनाथ को कुछ करके दिखाना पड़ेगा ताकि उसका असर पड़े। देखिए, मैं कुछ साबित किया है, आगे साबित करना पड़ेगा, जिम्मेदारी और बढ़ गई है। मैं इसमें ये जोड़ना चाहता हूं क्योंकि हम लोगों ने काम किया है वहां पे, और मैं योगी आदित्यनाथ जी के लिए ये जरूरी कहना चाहूंगा कि जो सरकार, जो हमारी केंद्रीय सरकार है, उसके जो अल्पसंख्यक, मैं सिर्फ माइनॉरिटी के लिए बात करना चाहूंगा, जो उनकी स्कीम थी सीखो और कमाओ, उस्ताद, नई रोशनी, ये हमने वहां मंडल वाइज लोगों को जाके समझाया कि आप इन सारी स्कीमों से जो भारत सरकार की है, जो कहीं ना कहीं राज्य की सरकार इंप्लीमेंट करेगी अगर आप हमारे साथ आते हैं, तो ये सारे काम हमने लोगों को बताया। तो लोगों को ये जानकारी, आप यकीन नहीं करेंगे, 2014 तक में जो वजीफे भारत सरकार देती थी बच्चों को, जो माइनॉरिटी के बच्चे थे, उनको वो वजीफे मिलना बंद हो गए थे। जब से ये सरकार आई है, आज बच्चे खुश हैं, और जब बच्चे खुश हैं, मैं माइनॉरिटी की सिर्फ बात कर रहा हूं, मैं, आप यकीन नहीं करेंगे कि उनका जो फीडबैक आ रहा है कि किस तरह से जो सबका साथ सबका विकास, अगर उन्होंने, हमारे वजीर आजम ने नारा दिया, तो उसको जमीनी हकीकत मिल रही है, इंप्लीमेंट किया जा रहा है, लोग खुश हैं। नहीं, लेकिन 4 सीट वहां जीती, आपको जानकारी में दे दूं, 4 वहां पे नगर पालिका मुजफ्फरनगर में भी भारतीय जनता पार्टी ने जीती। बहुत खराब हाल है। नहीं, मैं, आप एक पर्टिकुलर सीट से उसका आकलन पूरे उसमें नहीं कर सकते, लेकिन देखिए जो सरकार काम कर रही है वो लगातार, और अब तो 1.5 साल रह गया है जनरल इलेक्शन के लिए, और जितनी स्कीमें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता बैठे, वो ज्यादा आपको अच्छे तरीके से बताएंगे, लेकिन मुझे जो लगा है, मौजूदा सरकार ने वहां अपने काम के बल पे जो विकास हो रहा है, आप देखें, यहां से आप लखनऊ चले जाएं, आपको रोड में एक गड्ढा नहीं मिलेगा। ये लोग बेकार की बातें करते हैं। ठीक है कि पुरानी सरकारों ने भी काम किया था, उसको हमने एक्सेप्ट किया, लेकिन जो वायदा किया था योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के साथ, वो उन्होंने पूरा किया। आप देखिए, अमल हो रहा है, इसका नतीजा दिख रहा है, आप ये कह रहे हैं। पुलिस राउंड पे रहती है, किसी तरह का, अब देखिए क्राइम को बिल्कुल एकदम जीरो, लॉ एंड ऑर्डर की हालत बहुत खराब है, बहुत खराब है लॉ एंड ऑर्डर की हालत, बहुत कुछ करना बाकी है, लखनऊ में बहुत कुछ करना बाकी है। इसमें भी नहीं है समीर भाई, जब हम इनकाउंटर करते हैं आतंकवादियों का, यही लोग उसको समझने में खड़े हो जाते हैं, क्रिटिसाइज करना बंद करना होगा, कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल होंगे। ठीक है, जेपी शुक्ला साहब, टाइम में लोग आपको जेपी शुक्ला साहब नहीं करेंगे। जेपी शुक्ला साहब, ये बताइए, ये बताइए कि ये मायावती के रिवाइवल की क्या वजह आपको नजर आती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा इस चुनाव का, क्योंकि विधानसभा चुनावों के बाद जो नतीजे सामने आए थे, बीएसपी को, मायावती को लोगों ने खत्म मान लिया था, ये उनका रिवाइवल हुआ है, इसकी क्या बड़ी वजह रही? इसका रिवाइवल की वजह जो हमको लगता है वो ये रही कि उनका जो काडर है, उस काडर ने उनका साथ नहीं छोड़ा,
और जहां जहां पर उस काडर के साथ दूसरे और लोग आए, चाहे जो कैंडिडेट वहां पर चुनाव में खड़े थे, उनका इस प्रकार की उनकी पर्सनालिटी थी कि वो उनके अपने भी वोट थे, और मायावती का जो काडर का जो साथ मिला उसके जो वोट थे, और वहां पे स्थानीय जैसे आप देखेंगे अलीगढ़, तो वहां पे माइनॉरिटीज का जो सपोर्ट उनको मिला, कई कारण इकट्ठा हो गए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मायावती का जो ओरिजिनल जो वोट बैंक है वो अपनी जगह पर कायम है, और जहां पर इस प्रकार की संभावना बनती है कि दूसरे लोग उनके जो कैंडिडेट्स हैं या स्थानीय जो लोग हैं उनका समर्थन भी उसमें ऐड हो जाता है, तो मायावती के जीतने के चांसेज वहां पर बढ़ जाएंगे। ये बात जरूर है। तो ये बीएसपी हर हालत में बीएसपी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अगर बीजेपी के खिलाफ आते हैं लोकसभा इलेक्शन में, तो आपको लगता है बड़ी चुनौती देंगे बीजेपी को? हाँ, लेकिन इसमें यदि की बात है, मायावती ने पहले भी कह दिया है हम किसी के साथ जाएंगे नहीं जब तक कि सीटों का बंटवारा फाइनल ना हो जाए। जब आपको याद होगा, जब लालू प्रसाद यादव ने पटना में रैली बुलाई थी और समाजवादी पार्टी शामिल हुई उसमें, लेकिन मायावती नहीं शामिल हुई। उनकी शर्त यही थी कि सबसे पहले यह तय कर दिया जाए कि हमको हमारा क्या अस्तित्व होगा। अब यहां पर एक नंबर 1 पोजीशन अखिलेश यादव को मिलेगी कि या मायावती को मिलेगी, यह बात जब तक डिसाइड नहीं होगी तब तक मायावती इस प्रकार के किसी भी गठबंधन में जाने वाली नहीं है, ऐसा मुझको लगता है। राजपूत साहब, गठबंधन की बात तो हो रही है लेकिन बड़ी टेढ़ी खीर है। देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी एक बड़े खतरे के रूप में है देश में, चाहे सांप्रदायिक शक्तियों के लिए हो चाहे देश के विकास के लिए हो। नवीन जी जैसे लोग जब ये कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री का पहले अपमान होता था, तो अब इस तरीके की स्थिति को बताने वालों के से देश को खतरा है। यहां पर अगर विपक्षी लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं तो निश्चित तौर पर उसका स्वागत किया जाना चाहिए। कांग्रेस ऐसे किसी भी विकल्प के लिए उपलब्ध है और बात करेगी। ससम्मान बात करने का कांग्रेस हमेशा विकल्प खुला रखती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप बड़ा खतरा बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी इस वक्त देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। हकीकत यह है, दूसरी पार्टियों में अपने अंदर झांक कर देखने की जरूरत तो इस वक्त जरूर नजर आ रही है कि भाई हमारे अंदर ऐसी क्या कमियां रह गई हैं, या फिर रूलिंग पार्टीज की वो कौन सी कमियां हैं जो हम लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं। ये सब कुछ सारी चीजें सोचने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। नवीन कुमार साहब, यासिर जिलानी, सुरेंद्र राजपूत जी, हफीज गांधी साहब, मौलाना दहलवी और जेपी शुक्ला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिर एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहें ईटीवी उर्दू।